हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काउसल-लियस थ्योरी, जिसको जाना जाता है काउसल-लियस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कहानी शुरुआत होती है दो साइंटिस्ट से। एक था काउसल एंड दूसरे का नाम था ल्यूइस। सो जो काउसल थे, ही वाज वर्किंग एज एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट, जिनका जो रिसर्च टॉपिक था, इट वाज ऑन द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। whereas जो लुईस थे, ही वाज वर्किंग ऑन कोवेलेंट केमिस्ट्री। तो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच था दोनों का, एंड दोनों ने मिल के एक इंडिपेंडेंट थियरी बनाई है, जिसको कहते हैं काउसल लीविस थ्योरी। तो ये कहानी है 1916 की, जब उस टाइम पे नॉट ऑल द एलिमेंट वेर नोन। तो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ द एलिमेंट वेर नोन एट दैट टाइम। तो सवाल ये था कि कुछ जो एटम्स थे दैट वर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, और कुछ जो एटम्स थे तो वो सिंगल अपने एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल थे। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, तो ये एक उसका एक एटॉमिक फॉर्म होता है जिसमें वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हाइड्रोजन ऑलवेज H2 के फॉर्म में ये आपको स्टेबल मिलता है। ठीक है, तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म प्रिफर करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। सो द रीजन इज कि हाइड्रोजन क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो जब उन्होंने मोस्टली जो गैसेस देखी, जैसे अपना हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सो ऑल वेयर देयर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे। कुछ अपने एटॉमिक फॉर्म के अंदर भी स्टेबल थे, जैसे हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ये सारे, इन्होंने कभी अपने मॉलिक्यूल्स बनाई नहीं। कहना ये चाहता हूँ कि कभी हीलियम He2 के फॉर्म में रहा नहीं, कभी नियोन तुम्हारे नियोन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में गया नहीं, कभी आर्गन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में गया नहीं। यानी ये जो सारी चीजें हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, एंड तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो क्या खास बात है इन एटम के अंदर कि इनको अपने आप में ही स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी जो थियरी थी, इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मेटल एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने काफी सारे शेल्स पढ़े। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके के शेल M N O P। ठीक है, और द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो के अंदर ऑक्यूपाई हो सकते हैं दैट वाज 2, इन एल में 18, इसमें सॉरी एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर आपका 32 आएगा, और 8 ऑक्सीजन और सॉरी ओ के अंदर 18 आएगा, एंड देन पी के अंदर आपका मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने ये जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, अपने नोबल गैस के, जिनको आज हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, दिस ऑल आर नथिंग बट अ नोबल गैस, तो नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे के एल एम एन के फॉर्म में लिखता हूँ, देन इट कम्स आउट टू बी 2। अगर मैं नियोन, यानी नियोन जिसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर 10 है, then it will come out like 2 8, and then comes आपका आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, that is 2 8 8। ठीक है, then comes आपका क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, that comes out to be 2 8 18 8। ठीक है, then comes out to be xenon जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, that is 2 8 18 18 8। सो दिस आर नथिंग बट योर मैजिक नंबर्स। ठीक है, जो आपके इन्हीं को, ये जो नंबर्स है इनको आप मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो जब उन्होंने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन थे, तो आप एक बात नोट कर पा रहे हो कि यहाँ पे 8 8 8 8, सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। और जब हमें पता है कि रिएक्शंस होती है,
तो उसके अंदर आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कभी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसमें उन्होंने पाया कि दैट हीलियम दिस इज एक्चुअली एक्सेप्शन टू दैट, ठीक है। सो यानी उन्होंने अपने चीजें ये कंक्लूड की कि ऐसे एटॉमिक नंबर जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, सच काइंड ऑफ एटम्स आर स्टेबल। तो इसी से आपका जन्म हुआ, दैट वाज ऑक्टेट थियरी, ठीक है। कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली स्टेबल इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, और वो कभी भी मॉलिक्यूल बनाने नहीं जाएगा। यानी आपके जो ये नियॉन है, ये आर्गन है, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 8, सो ना तो इनको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना तो इनको कोई देने की जरूरत है, ठीक है। वो अपने आप में ही स्टेबल है, तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और हमने ये पढ़ा है कि ये ना मिडवे है। मिडवे का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक ले भी सकता है। तो वो लेके ना हीलियम की तरह बनना चाहता है, जो एक नोबल गैस है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा ये तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। थोड़ा थियोरेटिकल चीजें भी देख लेते हैं कि एवरी एटम, जो एटम होते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। और जो ऑक्टेट आपका जो होता है, उसमें जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है, दैट इज ऑलवेज इन आउटर मोस्ट शेल। सो मैंने जैसे कहा कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन होता है कि वो डज नॉट फॉलो ऑक्टेट, does not follow ऑक्टेट। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट फॉलो ना करके यहाँ पे एक ड्यूप्लेट रूल, जो 2 इलेक्ट्रॉन हो के बनता है, उसे हम डुप्लेट कहते हैं। और वो डुप्लेट यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके स्टेबल बनना चाहेगा। So, to acquire the inert gas configuration, atom loses or gain the electron और share the electron, ठीक है। या तो वो नियरेस्ट अपना नोबल गैस जैसे बनने के लिए या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। जैसे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि आपका जो सोडियम होता है, सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे, then it will be like 1s2 और 2s2 2p6 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, then it will be converted to the Na प्लस, जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर जाएगा, दैट विल बी नियॉन, ठीक है। तो Na स्टेबल ना होके वो Na प्लस बन जाएगा, जिसमें वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वेरस अगर क्लोरीन को मैं कहता हूं, तो क्लोरीन अपना अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है। यानी इसको अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन ले लेगा, ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएगा। दैट विल बी नथिंग बट योर आर्गन, ठीक है। इसीलिए आपका जो NaCl होता है वो एग्जिस्ट करता है, वेयर सोडियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन द इलेक्ट्रॉन। और अगर वो आपका सेंट्रल मेटल एटम अगर कार्बन रहा, जैसे मीथेन के अंदर, यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, तो इसमें आपका आयनिक नेचर ना होके यहाँ पे कोवेलेंट रहता है। और कोवेलेंट के अंदर हमने पढ़ा है कि आपका ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। यानी कोवेलेंट, दैट मीन्स आप ना इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे, ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इसी को कहा जाता है कि ल्यूविस ऑक्टेट रूल।
अब ना सारे ये पाया गया कि जैसे जैसे नए एटम्स आने लगे, नए एलिमेंट्स आने लगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट होने लगे, तो ये तो एक जनरल ट्रेंड होता है कि सारे चीज ना कॉल्सन ल्यूविस का जो थियोरी उन्होंने बनाई है, एक इंडिपेंडेंट थियोरी उन्होंने बनाई है, तो वो इस मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर मोइटी को ये फॉलो करना चाहिए। बट उन्होंने देखा कि ये एक्चुअली फॉलो तो नहीं कर रहा था, और उनका जो वायलेशंस था, दे वेर इन द फॉलोइंग एरिया। सबसे पहले आपका इन कुछ एक्सेप्शन है आपके ऑक्टेट रूल के। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जैसे आपका जो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 3A है, 3A यानी बोरॉन फैमिली, जिसमें आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दैट मीन्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट है वो काफी मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, और इनकी टेंडेंसी है कि वो तीन ही बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, दैट विल बी लाइक 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, 2p1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वी हैव ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एट मोस्ट वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन जो है उसके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो जो फ्लोरीन के साथ मान लो कंबाइन कर रहा है, कोई भी हेलोजन कंबाइन कर सकता है वैसे। ठीक है, बट नॉट Bi3, क्योंकि जैसे साइज डिफरेंस रहेगा तो वो बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन आपके जो जुड़ जाते हैं, तो यू कैन सी कि आउटर मोस्ट, अगर मैं बोरॉन की बात करूँ तो यहाँ पे एट मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इट इज वायोलेटिंग, एंड इफ इट इज वायोलेटिंग इट डज नॉट फॉलोज द ऑक्टेट रूल। सो ये सिर्फ बोरोन की कहानी नहीं है, बट उसके पूरे ग्रुप, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इन सब की, इन शॉर्ट आपका जो पूरा हाइड्राइड होता है ऑफ ग्रुप 3A, यहाँ पे वायोलेशन करता हुआ हमें दिखता है। अगला जो रहेगा कि कुछ ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो सेंट्रल एटम जिसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बन जाते हैं। जैसे आपके नाइट्रोजन फैमिली की बात कर दो, जिसमें आपके नाइट्रोजन तो इंक्लूड नहीं होता है, जैसे NH3 आपका एग्जांपल है, दैट वोंट वायोलेट द ऑक्टेट रूल। बट अगर आप PCl5 की बात कर, जिसमें P आपका सबसे always take the electropositive element as a central metal atom, and जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो साइड एटम कहा जाता है। जैसे आपका PCl5 हो गया, जो कि TBP शेप में पाया जाता है। अगर आपको इस शेप के बारे में अंदाजा नहीं है, देन डोंट वरी, अभी के लिए जब आगे हम केमिकल बॉन्डिंग की आगे की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें मैं सारा ही इसमें कंक्लूड कराऊंगा। तो PCl5 के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे फॉस्फोरस 5 होते हैं, एंड एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन से गेन कर रहा है, और उस केस में आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, वैसे ही अगर आप SF6, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल होता है, मैं शेप की बात बेटर है नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका SF6 होता है, आपके सल्फर जो कि ऑक्सीजन फैमिली के हैं, वहां पे आपके 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी एक बॉन्ड के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें यहाँ 6 बॉन्ड बनते नजर आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक 12। तो ये 8 से तो ज्यादा है, यहाँ यहाँ पे भी 8 से ज्यादा है, यानी कि ये एक ऑक्टेट रूल का वायोलेशन है। तीसरा मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो कि एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए। एडवांस में तो वो इंटर हेलोजन कंपाउंड पे भर भर के क्वेश्चन देता ही है, स्पेशली आपको वो क्या करवाता है, शेप पूछता है, जैसे कौन सा स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर है वगैरह। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में आपका IF7 रह गया। ठीक है, तो आयोडीन हमें पता है उसके अंदर आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7 ऑक्टेट से। ऑक्टेट कंप्लीट करने कंप्लीशन के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, और सिमिलरली फ्लोरीन की भी सेम ही हालत होती है, तो हर जगह पे वो फ्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि आपका सबसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रहता है ना, वो अंदर की साइड रहता है।
यानी इसीलिए IF7 एग्जिस्ट करता है। कभी आप Fi7 ये कंपाउंड कभी नहीं बनते हैं, मेक श्योर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है जो तुम्हें मतलब याद रखनी है। शायद कभी ऑप्शंस में दे दे फंसाना चाहे कि इंटरनल हेलोजन कंपाउंड यानी हेलोजन्स होने ही चाहिए, तो Fi7 कभी नहीं बनता बट IF7 बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे आपके साथ, यानी एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 7 into 2 दैट इज विल बी लाइक 14 इलेक्ट्रॉन की एक सिस्टम बन जाती है, जो कि इस रूल को अगेन वायोलेट करती है। नेक्स्ट इज जो आपके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे आपका गैलियम हो गया, ठीक है। तो अगर गैलियम की अगर हम बात करें तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूँ, सो दैट विल बी लाइक आर्गन 3d10, क्योंकि वो पूरा डी ब्लॉक आता है, उसके बाद आपका जो गैलियम आता है, इसलिए D10 कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा 4s2 4p1, ठीक है। अगर मैं गैलियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता हूँ, यानी ये आर्गन 3d10 हो जाएगा। ये जो आउटर मोस्ट है वो सारे ही निकल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपांड कर दूं कि आर्गन का मैं अगर इसको नियॉन तक लिख लूं, then it will be like 4s2 3p6 and 3d10। तो आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, जो 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 की पूरी सीरीज है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 18 इलेक्ट्रॉन का रीजन क्या है कि यहाँ पे डी सबशेल की एंट्री हो गई, बिकॉज डी सबशेल एंटर्स, ठीक है। यहाँ पे डी सबशेल की एंट्री हो गई, इसीलिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रूल यानी ऑक्टेट फॉलो न करके वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबिलिटी के होते हैं वो 18 दिखाता है। सिमिलरली आपका जो ये कॉपर और सिल्वर बेसिकली एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। जैसे आपका कॉपर हो जाता है 4s1 3d10, क्योंकि हमें पता है कि 4s2 यहाँ पे नहीं होगा, एज वी नो दैट d10 इज स्टेबल, हाफ तुम्हारा फुल्ली फिल ज्यादा स्टेबल होता है हाफ से। अगर मैं +1 करता हूँ देन इट विल बी लाइक 4s0 एंड 3d10, तो ये एक d10 सिस्टम हो जाती है। एंड अगेन द सेम सीन एज अ गैलियम प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपना ये 18 इलेक्ट्रॉन ही फॉलो करेगा, नॉट ऑक्टेट, ठीक है। तो इन्हीं को हम सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते थे। एंड सम ऑफ द केटायन हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 9 to 17, यानी वो 18 तो फॉलो नहीं कर रहा है, और उसकी जो रेंज है वो है 9 से लेके 17 तक, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि वो सारे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जो जिसको हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। एंड ट्रांजिशन मेटल ना फेमस होते हैं अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए। सो ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे +2 +2 +3 +4 में भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंगनीज हो गया KMnO4 के अंदर वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको हम ज़्यादा डिटेल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, बट ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं और ये ऑक्टेट रूल का कंप्लीट वायोलेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट जो आपका रहेगा लास्ट, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करते हैं, बट या तो वो लेस देन 8 हो सकते हैं या ग्रेटर देन 8 हो सकते हैं, बट वो ऑड फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया आपका द सेंट्रल एटम हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है जैसे NO, हमें पता है नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 पाउच होते हैं, और उसमें अगर आपका NO जुड़ जाए, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं, सो 3 इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये भी आपके ऑक्टेट रूल को वायोलेट करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया गया है दैट इज ClO3, ठीक है, ClO3। तो हमें पता है आपका जो क्लोरीन है उसके
आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, और 3 यानी हमें पता है ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है यानी 2 बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द नथिंग बट अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सो इसी के साथ हमारे कौशल लेविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। हमने जाना कि ये थियरी की जरूरत क्या थी, एंड एक्चुअली ये कहाँ से आई, एंड इस थियरी को बनाने के बाद जब कुछ नए नए एलिमेंट्स की खोज हुई, कुछ नए कंपाउंड्स बने, तब कौन कौन से आपके कंपाउंड्स इस चीज को वायलेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।